हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पहले डिस्कस करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि हुआ आज। सब बड़ा वेट कर रहे थे कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा वो खेलते हुए देखेंगे। आज का मैच जो हुआ है वो बेसिकली पर्थ में हुआ है और पर्थ का विकेट जो है वो बहुत, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कहा जाए ना, मेलबर्न के बाद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट विकेट अगर कोई होता है तो वो पर्थ ही होता है। मेलबर्न से ज़्यादा डिफिकल्ट बोलूँगा क्योंकि मेलबर्न पे ये होता है कि एटलीस्ट बाउंस सेम होता है। बाउंस जो है वो इतना नहीं होता, स्विंग बहुत ज़्यादा होता है बॉल। पर्थ में जो है ना, बॉल स्विंग भी होता है और बाउंस बड़ा उसका खतरनाक होता है। खैर बहरहाल आज का जो मैच हुआ वो बड़ा मज़ेदार हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। पहले तो ये था कि ये 50 ओवर मैच था, लेकिन वो कटते कटते 3 दफ़ा बारिश हुई है, रुका फिर हुआ, रुका फिर हुआ, ये होते होते स्कोर जाके कहीं पर वो मैच जाके कहीं 26 ओवर का मैच बन गया था। अच्छा, उसमें जो हमारा जो इंडिया की जो बैटिंग थी उसके दौरान 3 दफ़ा जो है वो बारिश हुई, मैच कटा। पहले 36 ओवर पे गया मेरा ख्याल है, फिर 32 पे गया, उसके बाद फिर 26 ओवर पे जाके मैच रुका। तो मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ से थोड़ा बहुत ख़राब तो हो गया था, लेकिन इंडिया की बैटिंग उससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी। और मुझे आज समझ में नहीं आया कि इनको क्या हुआ। ये देखो, ये चीज़ में असली फ़र्क पड़ता है कि जब आप क्रिकेट से एकदम से पीछे हटते हैं और आते हैं एकदम से 4-6 महीने बाद, बेशक आप कितना बड़ा नाम हो, लेकिन वो आके डायरेक्ट उस प्रेशर को, उस क्राउड को दोबारा से जो है वो एम्ब्रेस करना, वो उस इंटरनेशनल क्रिकेट को एम्ब्रेस करना इतना ईजी नहीं होता। गेम टाइम की ज़रूरत पड़ती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स, मैं अगर मैच का शुरू से थोड़ा सा समझाऊं तो रोहित शर्मा अच्छा लगा, उसका बॉल मिडल हो रहा था, वो सही खेल रहा था। जो आपका वो है शुभमन गिल, उसके शॉट्स अच्छे लग रहे थे। ठीक है, फिर ऑल ऑफ अ सडन अब मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा गेम प्लान चेंज किया है। क्या किया है कि मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ना बॉल थोड़ा आगे रख रहे थे, तो आगे रख रहे थे तो इनके ड्राइव पूरे लग रहे थे। एकदम से जॉश हेजलवुड ने आके शुरू में उसने भी थोड़ी सी आगे रखी, शुभमन गिल ने उसे एक ड्राइव मारी, लेकिन फिर जैसे उसने थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया है ना अपनी, तो वही मैंने जो बताया, पर्थ में जो बाउंस होता है, वो बाउंस जैसे ही आया है तो रोहित शर्मा का एज लगा और पीछे कैच हो गया। उसके बाद फिर विराट कोहली आए, 7 बॉलें ली, कोई स्कोर किया नहीं, और फिर उसके बाद एक फ्लैशी ड्राइव पे गए और वहां पे उसने भी एज दे दिया और पॉइंट पे कैच हो गया। अच्छा, जो विराट कोहली आउट हुआ है ना, वेरी अनलाइक विराट कोहली डिसमिसल है ये, क्योंकि और वेल थॉट आउट बाय मिचेल स्टार्क कि इसको आउट करना कैसे है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं तो विराट कोहली कभी भी बाहर के बॉल पे जब वो, या तो वो उसको ड्राइव करता नहीं है, लेकिन अगर स्लैश करता है तो पूरा करता है। यानी ये नहीं हो सकता कि वो उसको इस तरह स्लैश करे कि वो थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर रहा हो। कभी भी नहीं देखा मैंने कि वो कंट्रोल लूज कर रहा हो। या तो एज कर देगा पूरा, पीछे पीछे आउट हो जाएगा, या फिर मिडिल करता है, या फिर अगर इस तरफ भी खेलेगा तो पूरा खेलता है उसे। लेकिन वो कंट्रोल में लगा नहीं बॉल को, जैसे वो लेने गया ना यहाँ पर, कंट्रोल में लगा नहीं बॉल, बल्ला आगे अपने अपने से इतना आगे निकाल दिया था और कहाँ खेलने की कोशिश कर रहा था, कवर में जा रहा था या पॉइंट में जा रहा था, उसका कंट्रोल बचा नहीं था उस शॉट के ऊपर। अच्छा, विराट कोहली की एक वीकनेस है, वीकनेस तो खैर नहीं मैं बोलूँगा, प्लेयर तो बहुत बड़ा है, मेरी तो औकात में उसकी वीकनेस निकालूं, लेकिन मतलब जितना उसको देखा है, असेस किया है, कभी विराट कोहली को ना बैक फुट पे कट शॉट खेलते हुए मैंने कभी देखा नहीं। किसी ने देखा हो तो बता देना मुझे। वो जैसे बैक फुट पे कट करते हैं पॉइंट पे, यशस्वी जायसवाल को देखा हुआ, अक्सर पीछे हट के यूं कट मारता है और जाती है पॉइंट के ऊपर से जाती है बॉल। यशस्वी जायसवाल खेलता है वो अच्छा शॉट, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन मैंने कभी विराट कोहली को ना, जब बॉल उसको पीछे पिच होता है थोड़ा और उसके इधर बॉल आता है, तो आमतौर पे वो अपना फ्रंट फुट आगे रख के ही मार देता है उसके ऊपर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बैक फुट पे आके उसने कोई उसको यूं पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया हो या पॉइंट की तरफ से ऊपर से मारा हो। उसका अमूमन फ्रंट फुट ही आगे आता है और वो खेलता है उस बॉल को। उसका तरीका है कुछ, बहरहाल उसकी अपनी टेक्निक सेट हुई है कि
इवन बॉल अगर पीछे भी पिच हो, आगे पिच हो तो कवर ड्राइव पे जाता ही है, लेकिन अगर पीछे भी पिच हो जाए ना, निकलता उसका फ्रंट फुट ही है। वो कभी भी पीछे जाके स्लैश करके पॉइंट के ऊपर से नहीं निकालेगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया ने एनालाइज की है इसकी, कि ये आता, इसका जो पहली जो मूवमेंट है वो आती फ्रंट पे ही है। तो वो क्योंकि फ्रंट पे आती है, अगर उसको उसकी रेंज से थोड़ा सा बाहर दे दो और थोड़ा सा बॉल बाहर हो जाए, यानी पीछे की तरफ हो जाए, तो उसकी ड्राइव भी नहीं बनती और उसकी रेंज से भी बॉल आउट हो जाता है। अब या तो वो फिर वो बॉल को छोड़ दे टेस्ट मैच की तरह, कितने बॉल छोड़ने थे, तो 7 बॉलें तो वैसे ही छोड़ चुका था, 26 ओवर का मैच था। तो उसको भी एक प्रेशर तो फील हुआ ना कि बाहर इतने गन प्लेयर्स बैठे हुए हैं नीचे और मैं 7 बॉलें खा चुका हूँ। वो प्रेशर भी आता है ना इंसान को, कि उसने देखा है कि किस तरीके से नए लड़के खेलने हैं, प्रीटी मच आईपीएल की टीम है, तो वो लड़कों को देख रहा है कि कैसे खेलते हैं, और फिर उस सिचुएशन में आके एक प्लेयर का 7 बॉलें ले जाना, तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि यार विराट कोहली ने मैच स्लो कर दिया। तो उसने 7 बॉलों के बाद आके उसको बॉल को चार्ज करने की कोशिश करी, वही फ्रंट फुट निकाल के। हालांकि फ्रंट फुट की जरूरत नहीं थी, पीछे हट के अगर ये कट शॉट खेल सकता तो कट शॉट खेल देता, तो निकल जाती पॉइंट के ऊपर से चौका, या तो ऊपर से निकल जाती या नीचे खेल देता ग्राउंड शॉट। तो मैंने इसको कभी देखा नहीं है ये पॉइंट पे खेलते हुए इधर बैक फुट पे आके, मैंने कभी नहीं देखा। किसी ने देखा हो बता दे मुझे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा उसको खेलते हुए इस तरह का शॉट। बहरहाल मुझे रोहित शर्मा काफी बेहतर लगा यहाँ पर खेलते हुए एज कम्पेयर टू विराट कोहली। विराट कोहली थोड़ा फंसा फंसा सा लगा मुझे, और जिस बॉल पे आउट हुआ कंट्रोल लूज कर गया था। रोहित शर्मा का ये था कि उसके शॉट्स मिडल हो रहे थे, अदर देन वो बॉल जो उसे बहुत अच्छा पड़ गया, ठीक है, वो जिसपे वो बिल्कुल ही एकदम से कंट्रोल लूज कर गया, वो लग सही रहा था खेलते हुए। तो उसके ड्राइव्स पूरे जा रहे थे, बॉल पे पूरा आ रहा था, मिडल अच्छा हो रहा था। तो ओवरऑल इनका जो स्टार्ट हुआ है वो तो डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं हुआ है। और यार देखो, आप दुनिया के कितने भी बड़े प्लेयर हो, आपने 60,000 रन कर लिए, फर्क नहीं पड़ता। गेम टाइम अगर नहीं होता ना, तो देखो अच्छे से बड़ा जो बैट्समैन होता है ना, वो स्ट्रगल शुरू कर देता है। आज हमने देखा है, नाम जितना भी बड़ा हो, गेम टाइम बड़ी चीज होती है, प्रैक्टिस बड़ी चीज होती है। प्रैक्टिस भी वो रैंक्स वाली नहीं, मैच प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी होती है। तो खैर बहरहाल, उसके बाद फिर इनके जो बैट्समैन आया, जरा मैं कुछ नाम लेके वन बाय वन बता देता हूँ कि किसने क्या बैटिंग करी, कैसी करी। शुभमन गिल जो है वो नेथन एलिस पे आउट हुआ, वो भी मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट रहा। तो मेरा ख्याल है कि वो आउट होना बनता नहीं था उनका, उसका, लेकिन बहरहाल वो एक बॉल पड़ गया उसको। नेथन एलिस पूरी इनिंग में सबसे वीक लिंक था, इसको पूरे मैच में मार पड़ी है। अगर इंडिया ने किसी बॉलर को मारा है तो वो इसको ही मारा है। वो जो एक स्पिनर था उनका मैथ्यू शॉट को तो खैर ऐसी है कि जब पार्ट टाइमर दिया तो उसको थोड़ा सा मारा है। और वो जो कुनीमन था इनका जो स्पिनर था, वो पूरे मैच में अच्छी बॉल की लास्ट ओवर में पिट गया बेचारा, बहुत अच्छी बॉलिंग करके जा रहा था वो, उसने विकेट्स भी पूरी ली हैं, 2 विकेटें ली हैं, तो बॉलिंग भी अच्छी कर गया था वो। तो खैर ये आउट हुआ है। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर जो है वो अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छे शॉट्स आते ही उसने अच्छे शॉट्स खेले, ठीक है। और मेरा ख्याल है 2 बाउंड्री लिए हैं, और 2 बाउंड्री के बाद जो है फिर उसको भी एक बॉल एक ऊपर पड़ी जॉर्ज हेजलवुड की, और वो एकदम से जो है ना, वही जैसे विराट कोहली उसका रोहित शर्मा का हुआ था कि रोहित शर्मा को थोड़ी सी इधर ऑफ पे मिली थी, तो वो उधर थोड़ा सा जो है वो अनईजी हो गया था, अनकंफर्टेबल हो गया था। इसको थोड़ी सी जरा यहाँ रिब्स पे मिल गई, तो ये यहाँ अनकंफर्टेबल हो गया, इसने पीछे दे दिया। तो इस गेम में बेसिकली जो गेम चेंज किया है ना, जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने किया है, क्योंकि सबसे बड़ी विकेट मिचेल स्टार्क खा गया विराट कोहली की, और रोहित शर्मा की और श्रेयस अय्यर जो अच्छा लग रहा था, उसकी विकेट जो है वो जॉर्ज हेजलवुड ने ले ली। और उसके बाद फिर इनका केएल राहुल अच्छा खेला और अक्षर पटेल, इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी बीच में। लेकिन वो पार्टनरशिप लग तो गई, क्या कह सकते हैं, अच्छा खेल रहे थे दोनों, बट वही वाली बात है, 26 ओवर का मैच था, थोड़ा सा स्ट्राइक लेने गए। और ग्राउंड थोड़ा सा बड़े हैं यार, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड हमेशा से ही बड़े होते हैं, मेलबर्न भी बहुत बड़ा होता है और ये पर्थ भी वो काफी बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पर छक्के लगना इतना इजी नहीं है, ये वो वाले ग्राउंड नहीं है जैसे कि इंडिया में होता है, ठुक बल्ला रखा हो गई, यहाँ पे वो नहीं है। अब केएल राहुल जिस बॉल पे आउट हुआ है, मेरा ख्याल है किसी भी ग्राउंड में ये शॉट मारता छक्का ही होना था।
और अक्षर पटेल भी सेम टू सेम, उसने यहाँ उसके राहुल ने अपने मिड ऑन में इधर लॉन्ग ऑन पे मारा था, अक्षर पटेल ने अपने इधर लॉन्ग ऑन में मारा था। मेरा ख्याल है कोई और ग्राउंड होता छक्का हो जाता, और ये दोनों आउट हो गए। तो ये जब आउट हुए तो फिर टीम जो है वो थोड़ी सी और गिर गई। और उसके बाद फिर एंड में नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 छक्के मारे, 2 या 3 छक्के मारे थे, तो उसने अच्छी बैटिंग करी है। बाकी फिर प्रेटी मच टेल एंडर्स जो थे वो दे प्लेड लाइक टेल एंडर्स, कोई ऐसी खास मुझे लगा नहीं इनमें कोई दम था। और मेरा मेरी अपना जाती तज्जिया ये है कि ये जो इनका बॉलर है ना, वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर, आप जब अक्षर पटेल को खिला रहे हो तो मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपके जो स्क्वाड में एक बॉलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है ना, आउट एंड आउट आपका स्पिनर है और फास्ट बॉलर है और बाउंस वाला बॉलर है, ये विकेट सूट करता है उसे। तो मेरे हिसाब से उसको खिलाते प्रसिद्ध कृष्णा को, क्योंकि आपने एक स्पिनर तो ऑलरेडी रखा हुआ है ना, वो अक्षर पटेल, वो तो स्पिन कर ही लेता है। और उसके बाद फिर आपके पास सिराज था, अर्शदीप था, हर्षित राणा था। मेरे हिसाब से एक फास्ट बॉलर और लेके चले जाते, 4 फास्ट बॉलर से जाते आउट एंड आउट, ठीक है ना। और आपका एक स्पिनर होता छोटा मोटा, जो अक्षर पटेल थोड़े बहुत ओवर देता देता, ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी, क्योंकि जब हम भी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हम 4 फास्ट बॉलर से गए थे, जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए जगह होती है भाई इसमें, ठीक है ना। स्पिनर तो एक आधा होता ही है, यहाँ पर वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा जो आप इंडिया में चलाते हो या दुबई में चलाते हो, कि आपने जी 2 स्पिनर डाल दिए अपने। शुक्र है कुलदीप ने डाला इन्होंने, तो खैर भारत मेरे हिसाब से जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा को देते, और शायद दे भी देंगे अगली दफा, हो सकता है। ये वॉशिंगटन सुंदर से बस ये एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, वो बैटिंग कर देता है, तो यार आपने ऑलराउंडर ऑलरेडी नीतीश कुमार रेड्डी को रखा तो है, अब आपने एक ऑलराउंडर रखा है तो फिर एक और ऑलराउंडर आपने डाल दिया बीच में। 4 फास्ट बॉलर से जाओ, ओडीआई क्रिकेट होती है भाई, स्पेशलिस्ट की क्रिकेट। 4 फास्ट बॉलर से जाओ, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा आता है अंदर, और अब आप किसको हटाते हो, नीतीश कुमार रेड्डी को हटाते हो या वॉशिंगटन सुंदर? नीतीश कुमार रेड्डी ने तो अच्छी बैटिंग कर दी है, तो मेरे हिसाब से तो यार आप वॉशिंगटन सुंदर को बिठाओ। और उस कंडीशंस कंडीशंस की बात होती है, हर जगह का प्लेयर हर जगह हर कोई नहीं खेल जाता, आप उसकी जगह जो है उसको डालो। प्रसिद्ध कृष्णा, आपको 4 पेसर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो अभी किया उससे बेहतर मिल जाएगा। खैर बहरहाल उसके बाद फिर जब इंडिया उसकी बैटिंग आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो यार मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब मिचेल मार्श तो ऐसे मार रहा था जैसे कि कॉलेज के बच्चों को मार रहा। मुझे हैरानगी हो रही थी कि क्या अगर इनके बॉलिंग लाइनअप में से सिर्फ बुमराह को निकाल दो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो ये ऐसे पिटेंगे, तो मतलब ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाते हैं अगर सिर्फ बुमराह निकल जाए तो। एक ट्रेविस हेड का जो आउट हुआ था, बस उसको मैं कह सकता हूँ उन्होंने थोड़ा प्लान किया था, लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री पे लेके उसको बाहर बॉल निकाला। ट्रेविस हेड अपना शॉट्स रोकता नहीं है, वो गया स्लैश किया उसने, पीछे गई बॉल, कैच हो गया वो। क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो जब तक 25-30 रन कर ना लेना, वो आपको चांसेस देता है। 30-35 रन 40 रन के बाद फिर वो चांस नहीं देता, फिर वो मारता है, फिर वो आपके हाथ नहीं आता। लेकिन 35 रन तक, 30-35 रन तक मैंने तो यही देखा है कि वो वल्नरेबल होता है वो, क्योंकि जिस तरह के वो शॉट्स खेलता है, वो अपने अपने चांसेस जो है उसके ओपन होते हैं। तो अगर अगर कोई अच्छी फील्डिंग टीम हो या कोई अच्छे ग्राउंड को समझने वाली, डायमेंशंस को समझने वाली टीम हो, तो उसको पकड़ सकती है पहले 30-35 रन में, उसके बाद नहीं हाथ आता है। तो खैर बहरहाल उसने एक मिचेल मार्श ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी थी। और उसके बाद फिर जो मेरे लिए एक सरप्राइज प्लेयर था ना भाई, वो था जॉश फिलिपी। क्या प्लेयर है यार, क्या इसका बल्ला आ रहा था और क्या चल रहा था। 3 विकेट कीपर के साथ गया है आपका जो ये है ऑस्ट्रेलिया। इनके इनके पास एलेक्स कैरी बैठा हुआ है, जॉश इंग्लिश बैठा हुआ है, ये सारे विकेट कीपर हैं, और सारों ने 100 की हुई है ओडीआई के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एलेक्स कैरी ने भी की हुई है, जॉश इंग्लिश ने तो टेस्ट और ओडीआई में भी रिसेंटली की ही थी। तो ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं, लेकिन इन्होंने पहले पहले मैच में चांस दे दिया जॉर्ज फिलिपी को। और जॉर्ज फिलिपी ने बड़े ही क्लासिक 37 रन मारे, उसने 30 रन के बाद जो सूतना शुरू किया है इंडिया को, हाय हाय हाय, मजा आ रहा था शॉट्स देखे भाई, ये पूरा कंप्लीट प्लेयर है यार।
मैं ये सोचता था कि यार इनका एलेक्स कैरी चला जाएगा तो क्या होगा, तो एकदम से जॉश इंग्लिश आ गया। अब जॉश इंग्लिश मैं सोच रहा था यार ठीक है चलो अच्छा प्लेयर है, अभी एकदम से जॉश फिलिप आ गया, तो इनकी विकेट कीपर वाली तो जो जो वो जरूरत है ना भाई, वो तो जरूरत से पहले ही बहुत पूरी हो चुकी है। अभी इसको और देखना बाकी है, लेकिन भारत ये जितना देखा मजा आया इसको देख के। इसके बाद फिर एक और प्लेयर आता है मैट रेनशॉ। ये यार बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है, ये लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है और बड़ा पावर है इसके अंदर। और ये जिस तरीके से उड़ा रहा था ना बॉल, मजा आ रहा था इसके शॉट्स देख के। ये दोनों बड़े कहाँ से आ गए एकदम से मुझे समझ नहीं आया, ये तो बिल्कुल हिडन टैलेंट था इनका जो इनको जिसको ही लेके आए। और दूसरा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इनकी भी सिलेक्शन में ना एक प्रॉब्लम है। इनके पास एक मानस लब्यूशन है जो बैठा हुआ है, ठीक है, और एक जो है इनके पास एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश में अगर ये विकेट कीपिंग ना भी कराएं तो ये पूरे बैट्समैन है। अगर आपको वन डाउन पे प्लेयर चाहिए तो जॉश इंग्लिश में कोई कमी नहीं है कि आप उसे वन डाउन से नीचे करें। लेकिन भारत मुझे पता नहीं क्यों कि इन लोगों को ना ओडीआई पे, चलो तो टेस्ट तो T20 में तो समझ में आता है कि आप मैथ्यू शॉट को चांस देते हैं, लेकिन यार आप ओडीआई में मैथ्यू शॉट को चांस दे, उसको एक फॉर्मेट दिया है, पहले कुछ करने तो सिवाय इसके कि वो एक अच्छा स्ट्राइक रेट दे रहा है। और तो कोई उसने ऐसी मैच विनिंग नॉक अभी तक ऑस्ट्रेलिया को दी नहीं है T20 में, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स कोई मैच विनिंग नॉक दी नहीं है उसने अब तक। उसके ऊपर एक फेथ बहुत है, ब्लाइंड सा फेथ है। मैं उसका स्कोर मैंने उसका उसके मैं वो भी निकाल रहा था, जो उसके फिगर्स निकाल रहा था, स्टैट्स देख रहा था, तो बड़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस है इसकी। ओडीआई T20 फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास और सब में लाइन से 20 25 30 35 20 25 30 35 की एवरेज है। सिर्फ एक ही स्टैट है जिसकी बेसिस पे शायद सेलेक्ट हो, वो स्ट्रेस का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट पे इतना भरोसा ओडीआई के अंदर, आपके पास जॉश इंग्लिश पड़ा हुआ है जिसने टेस्ट में और ओडीआई में अभी रिसेंटली 100 किया है, उससे ऊपर ये कैसे हो गया, ये मुझे समझ नहीं आया। भारत की अपनी चॉइस है, कुछ जरा उसके अंदर जरा सी फड़क है, तो वो फड़क जो है वो ऑस्ट्रेलियंस को बड़ी पसंद आती है। लेकिन वो टेक्निक वाइज भी साफ सी बात है, मुझे कोई इतना सॉलिड प्लेयर लगा नहीं अभी तक। बहुत चांसेस मिले हैं उसको, ऐसा नहीं है कि उसको चांसेस नहीं मिले। अगर मैं ऐसे ही देख लूँ, एक नज़र मार लूँ, तो कुछ 16 ओडीआई और 17 T20 खेल चुका है। कौन सी ऐसी मैच विनिंग नॉक है जो उसने अकेले निकाल दी हो, मुझे तो एक भी याद नहीं आती। खैर भारत भरोसा बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं इसके ऊपर भरोसा। ठीक है, होगा कुछ उसके अंदर भारत। खैर अब अगला जो मैच आने वाला है वो इन लोगों का आएगा एडिलेड और सिडनी में। दो मैचेस होंगे, एक 23 को है, एक 25 को है। उसके बाद फिर T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। मुझे एडिलेड में और सिडनी, ये जो दोनों ग्राउंड है ना, मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि अनटिल स्टार्क ना खा जाए क्योंकि स्टार्क जो है ना वो विराट कोहली को छोड़ता नहीं है, वो ना खा जाए इसको। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट में से दोनों में से कोई एक अच्छी पावर नॉक आपको एडलेड में भी मिलेगी और सिडनी में भी मिलेगी। सिडनी भी अच्छी बैटिंग ग्राउंड है, ठीक है, इन दोनों में आपको अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। दोनों में से किसी एक की तो मिल जाएगी, एक अच्छी यादगार इनिंग मिलेगी। ये खेलेंगे अच्छा, क्योंकि अनटिल बारिश आके कोई खराबी क्रिएट कर दे टू इंडिया डिफेंस में, ये बात जरूर कह सकता हूँ कि यार मैच उनकी जब बैटिंग हो रही थी ना 3 बार इंटरप्ट हुआ बारिश की वजह से। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो सीधी बैटिंग हो गई। तो ये भी चीज़ है जो एक फर्क डालती है थोड़ा सा। एक बैटिंग साइड है, वो मोमेंटम में है, वो रन कर रही है। अब बारिश, अब थोड़ा सा खेला फिर बारिश हो गई, थोड़ा सा खेला फिर बारिश हो गई, तो सारा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है उससे। खैर भारत टू इंडियन स्टैंडर्ड्स कोई इतना खास मैच था नहीं है, और आई थिंक अच्छा बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि यही एक विकेट थी जो जरा सी मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया में जब पहला पहला मैच होता है ना, तो ये हमेशा जो विजिटिंग साइड होती है उसको पर्थ में डालते हैं, क्योंकि उन्हें पहले पर्थ में ना डाल के टेक्निक खराब करनी होती है प्लेयर की, ताकि वो बंदा थोड़ा सा हिल जाए, उसको बाउंसरा वाउंसरा मार दें, तो ड्राइविंग तौर पर डिस्टर्ब कर दें। और फिर डिस्टर्ब करने के बाद फिर जो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड आते हैं ना, मेलबर्न आ गया, मेलबर्न में थोड़ा बॉल स्विंग ज़्यादा होता है, बाउंस को इतना खतरनाक नहीं होता कि मुंह पे लग जाए। आज एक बॉल मिचेल मार्श के मुंह पे लगा,
ठीक है ना, ये चीज़ें मेलबर्न में इतनी नहीं होती हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा बाउंस जनरेट कर रहा हो, तो मेलबर्न में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मेलबर्न खैर है नहीं इनका ग्राउंड ओडीआई में, एडिलेड में आप जाओगे, एडिलेड इज़ अ वेरी गुड बैटिंग विकेट, और सिडनी में आप जाओगे, वेरी गुड बैटिंग विकेट, तो वहाँ तो बड़ा मज़ा आने वाला है इन लोगों को। अच्छा, उसके बाद फिर T20 सीरीज आएगी, उसमें फिर बाकी ग्राउंड्स को भी डिस्कस करेंगे जैसे होगा। तो ये तो हो गया इंडिया का हिसाब किताब भाई, बहुत ही रोको जो है ना, रोक ही गया है। देखते हैं अभी अगले मैचेस में क्या करते हैं। बहरहाल अच्छा मैच हुआ, टू यू नो क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह का वो स्टार्ट लेते हैं हमेशा अपनी होम सीरीज में, उन्होंने वैसा ही लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा एक टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है अफगानिस्तान का, जो कि उन्होंने विड्रॉ किया है हमारे सीरीज से। देखो, ये टॉपिक पॉलिटिकल डिस्कशन के बगैर जो है ना डिस्कस हो नहीं सकता, तो मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। बस मैं इतनी बात कह देता हूँ कि सिचुएशन दोनों तरफ से ख़राब है। ठीक है, अभी मैंने देखा है कि कुछ शायद सीज फायर हुआ है, कुछ चीज़ें जो है वो थमी हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो कुछ ख़राब हो गई हैं इधर उधर से। गवर्नमेंट ने तो उनकी स्ट्रेट मना कर दिया था कि हम बीसीसीआई, हम जो है वो पीसीबी के साथ जो है वो ट्राई नेशन नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने पुल आउट कर लिया था। यहाँ तक चलो मुझे समझ में आता है, ठीक है, टेंशन है, आपने पुल आउट कर लिया। राशिद खान साहब ने स्टेटमेंट अपने ट्विटर पे वो डाल दिया कि जी वो हमारे जो स्ट्राइक्स हुई हैं तो यूँ बच्चे मर गए, तो सिविलियंस मर गए, तो ये हो गया। भाई, इस तरह की स्टेटमेंट्स आप क्यों डाल रहे हो? आपका क्या काम है ये डालने का? आपको ये डालना है, आपको ये आपके बोर्ड ने और आपके जो आपका जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने फैसला ले लिया था ना, ठीक है ना, आपको सियासत में कूदने की क्या जरूरत है कि जी ये हो गया और यूं हो गया और ये ब्लेटेंट पाकिस्तान ने यूं कर दिया और वो कर दिया। पाकिस्तान आप बहुत बुरा लगने लगा आपको? इससे पहले जब पाकिस्तान आपको सर्व करता था, हैं, आपके मुल्क में आके जहाँ आने को कोई ट्रेन करने को तैयार नहीं था, हमने वहाँ अपना इंजमामुल हक भेजा, हमने वहाँ अपना राशिद लतीफ़ भेजा, हमने वहाँ पे उमर गुल भेजा, इमरान फरद भेजा। ठीक है ना, आपके मुल्क में कोई आने को तैयार था वो कोच करने के लिए? ये तो आज आप ले आए हो महंगे कोच, जोनाथन ट्रॉट वगैरह वगैरह। पहले जब आपकी टीम बिल्कुल ज़मीन से उठ रही थी, मट्टी में अटी हुई थी, उसको जो उठा के निकाला है, वो किन्होंने निकाला है? वो हमारे प्लेयर्स ने निकाला है। ठीक है, उसके बाद आधी से ज़्यादा क्रिकेट आप हमारे मुल्क से खेल के गए हो। आपके जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से स्टार्ट लिया था, उनके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। आप सियासत में कूद गए और आपने उठा के स्टेटमेंट दाग दी। तो पर मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से बेहतर यही होता कि आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। आपके बोर्ड ने फैसला ले लिया था, आपकी गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया था, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, आप क्रिकेट खेलो, आपका काम क्रिकेट खेलना है। आपको पाकिस्तान से नहीं खेलना, मत खेलना, कोई ऐसा इशू नहीं। पहले मुझे ये भी बता देना कि अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते तो खेलोगे किससे? इंडिया से? पर इंडिया से खेलते रहोगे या बांग्लादेश से खेलते रहोगे? इसके अलावा और कोई टीम खेलने को तैयार है आपके मुल्क में आके खेलने को? कोई खेलना चाहता है आपसे? जो आपकी बायलैटरल्स होती हैं, ट्राई नेशंस होती हैं, कोई खेल रहा है आपसे? इंग्लैंड खेलता है आपसे? ऑस्ट्रेलिया खेलता है आपसे? ठीक है, साउथ अफ्रीका खेलता है आपसे? कोई टीम तो खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो भी माइनस करके बैठ गया, हमें नहीं फर्क पड़ा। हमारी ट्राई नेशन में आपने जिम्बाब्वे को इंक्लूड कर दिया, आप हट गए, जिम्बाब्वे आ गई। जिम्बाब्वे इज एज गुड एज अफगानिस्तान। मैं अफगानिस्तान से ही इक्वल करूंगा जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देखे गए हैं एशिया में, एशिया कप में और ट्राई नेशन में जो हमसे खेले थे, जिसमें ये बड़े कोई सेकंड बेस्ट बन रहे थे और उसके बाद पता चला था थर्ड फोर्थ फिफ्थ बेस्ट पता नहीं कहाँ रह गए पीछे, इनकी ट्रेन बहुत पीछे रह गई थी। तो मुझे ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हमसे नहीं खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं खेलोगे, इंग्लैंड से भी नहीं खेलोगे, साउथ अफ्रीका से भी नहीं खेलोगे, न्यूजीलैंड भी शायद आपको मुंह नहीं लगाती बायलैटरल में, तो भाई फिर खेलोगे किससे? इंडिया से? सिर्फ इंडिया से खेलते रहोगे या बांग्लादेश पकड़ लेना, बस दो टीमों से बायलैटरल खेलते रहो, खुश होते रहो।
अपनी क्रिकेट को खुद लिमिट करके बैठ जाओगे तो हमारा क्या नुकसान है, कर लो, कोई थोड़ी मसला थोड़ी है। और मैं वही बात कहता हूँ कि भाई देखो, लेट द पीपल, लेट द गवर्नमेंट्स डिसाइड किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। कल को हालात खराब थे, आज थोड़े बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है वगैरह, कल को शायद मामला तो और सुलझ जाएंगे। तो आप किस वजह से अपनी कड़वाहट लेके बैठ गए हो भाई? आपको तो बिल्कुल न्यूट्रल रह के ये चीज को फॉलो करना चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है। उस पर आगे अपनी सियासी स्टेटमेंट्स डालने की जरूरत क्या है ट्विटर के ऊपर? और चलो, अगर आपने ये चीज डालनी भी थी कि हमारे मुल्क में ये हुआ है, ये हुआ है, हम इसमें लोगों के साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं, क्या जरूरत है पाकिस्तान का नाम लेने की और इस तरह की बात करने की कि जी अच्छा हुआ हम नहीं खेल रहे और बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारे बोर्ड ने? क्या यार बिला वजह की सियासत शामिल कर रहे हो ट्विटर पे आगे बातें करना। आपका काम क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलो यार। या फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ फिर इस बात पे कि आप, पता है फिर किसके कहने पे चलते हो आप लोग यार, तो ये कहने पे मजबूर होते हैं ना, हम क्या करें। आपका कोई काम नहीं था इस चीज पे स्टेटमेंट देना, लेकिन आपको बहरहाल शौक है कि घुसें इसके अंदर। कोई जरूरत नहीं थी आपके घुसने की। आपके मुल्क में भी एक गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क में भी एक गवर्नमेंट है, बातचीत होके मसले हल हो जाएंगे, कल को बेहतर हो जाएंगे। तो उसके बाद मुंह कैसे लगाओगे हमारे प्लेयर्स से? क्या करोगे फिर? वहां पे भी लड़ोगे, झगड़ोगे, एक दूसरे के गिरबान पकड़ोगे, ये करोगे जैसे करते आए हो, पहले भी एग्रेशन दिखाते रहे हो। इस तरीके से क्रिकेट चलेगी ना? एक दूसरे को गालियां निकालो, गुस्सा दिखाओ, अकड़ें दिखाओ, ट्विटर पे स्टेटमेंट्स मारो, तो क्रिकेट क्रिकेट तो क्रिकेट नहीं रही, फिर तो वही यही हो गई है फिर सब कुछ। खैर बहरहाल, अब इन्होंने जो भी फैसला ले लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे पास जिम्बाब्वे अरेंज हो गई है, हम अपनी T20, हम अपनी ट्राई नेशन खेल लेंगे, हमें आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाते तो अच्छा था, नहीं आया तो अपना नुकसान किया है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वी आर सेटल्ड, वी आर कवर्ड, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारा वो टॉपिक जो हमारी अपनी क्रिकेट का है, वो है कल का मैच, टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। अजहर महमूद की आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वो पॉजिटिव है, अच्छा लगा सुन के, पॉजिटिव सुनाई दे रहा था कि वो टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं। और मुझे अच्छी लगी, देखो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आज आके उन्होंने गलती मानी कि यार हम गलती कर रहे हैं, कि हम बहुत उसमें क्लस्टर में विकेट्स थ्रो कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि यार एक्सेप्ट करो मिस्टेक्स हुई हैं और उस मिस्टेक्स को आगे कवर अप करने की कोशिश करो। तो मुझे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी लगी। और उसके बाद जो है 11 जो सुनने में आ रही है, जो कि यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं और थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेड मिल रहा है सोर्सेस से सुनने में, उससे पता यही चल रहा है कि शायद हसन अली हटेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी सुनी। हसन अली हटेगा और उसके बाद उसकी जगह एक पूरा स्पिनर आएगा। एक्सपेक्टेड है कि शायद आसिफ अफरीदी को ये डेब्यू देने जा रहा है। अच्छा, एक तो अच्छी बात है, मुबारक हो आसिफ अफरीदी को, और अल्लाह करे लास्ट मोमेंट में जैसे पिछले मैच में हुआ था, कहीं दोबारा से सुबह किसी को उठ के ख्याल आ रहा हो हसन अली को डाल दे, ये ना हो। अब आसिफ अफरीदी है तो आसिफ अफरीदी ही खिला दो भाई, ठीक है ना? मेरी अपनी जाती राय में अबरार खेलता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप दो फिंगर स्पिनर तो ऑलरेडी खिला रहे थे, ठीक है, एक तीसरा भी फिंगर स्पिनर डाल दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड, मच बेटर चॉइस देन हसन अली एनी डे इन टेस्ट मैचेस। तो मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन बेहतर होता कि आप अबरार को भी ले लेते। खैर मैं इसको भी समझ रहा हूँ कि कुछ हद तक जो है वो इस बात को भी कंसिडरेशन में लाना था कि अगर एक जो है वो एक्सपीरियंस्ड और थोड़ा सा एज वाला क्रिकेटर अगर इंक्लूड किया है इस पॉइंट पर लाके, तो उसे एक मैच देना तो बनता था। यार मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तीन मैचेस की, टेस्ट मैचेस की सीरीज लिया करो यार। ये दो मैचेस में कुछ नहीं रखा। क्या है दो मैचेस, क्या होता है? मतलब तीन मैचेस होते हैं तो उसमें आप कम से कम अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक तो कर सकते हो ना। फर्ज कर लो ये मैच हम जीत जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगला टेस्ट मैच खुलता है, उसमें आप बहुत नए लड़के डाल सकते हो। रोहिल नजीर टेस्ट हो सकता था, रोहिल नजीर टेस्ट हो जाता भाई, ठीक है। और भी बॉलर्स टेस्ट हो सकते थे जिनको आप नहीं चांस दे पा रहे हो, शायद आप उन्हें भी डाल सकते थे। हसन अली को पूरा रन दे देते, शाहिन शाह अफरीदी को आउट कर देते, सीरीज जीत गए थे। आप पूरा रन हसन, पूरी टीम हसन अली को छोड़ देते, देखते तो सही क्या करता वो। मतलब है कि इस तरीके से प्लेयर्स चेक होते हैं ना। तो खैर बहरहाल चलो, अब तो दो मैच की सीरीज है, जो भी है।
आपने अपना बेस्ट खिलानी है, और आई जस्ट होप कि आसिफ अफरीदी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा डाले। ये बहुत अनफेयर होगा कि हम उससे अगर एक्सपेक्ट करें कि वो आए और आते ही जो है कोई पहले ही इनिंग में 5 आउट कर दे या 4 आउट कर दे। ये अनएक्सपेक्टेड, ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन मत लगाना है एक डेब्यूटेंट से, ठीक है ना। मेन जिम्मेदारी उन्हीं बॉलर्स की बनती है जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जिताया है। उसका कंट्रीब्यूशन लेना है आपने। 2 विकेट हो सकती है, 3 विकेट हो सकती है, बहुत अच्छा डेब्यू होगा ये, ठीक है। हाँ, अगर 1 विकेट लेता है तो शायद मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आइडियल डेब्यू हुआ, या 0 विकेट पर जाता है तो ये कंसर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 2 या 3 विकेट लेता है, इट विल बी अ वेरी गुड डेब्यू इन फर्स्ट इनिंग, ठीक है। तो ये कहानी है। दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग पहले आए, हम पहले बैटिंग पे जाएं और बैटिंग से जो है वो मैच को पकड़ें। जो हमारा टेम्पलेट था हम वही रखें, क्योंकि बात सारी ये है कि भाई अगर हमारी फोर्थ बैटिंग आ गई ना यार, मुझे कसम खुदा की कोई भरोसा नहीं है कि हम फोर्थ बैटिंग कर पाएंगे। साउथ अफ्रीका तो फिर चल गया था, कुछ रन कर दिए उन्होंने, 183 कुछ कर दिया। मुझे 183 भी नहीं लगते अगर हमें मिल गई फोर्थ बैटिंग पर। तो मेरा यही है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान को बैटिंग पहले मिले और आप थोड़े से रन डालो, टेम्पलेट वही रखो। बैटिंग नहीं आती है तो फिर जाहिर बात है टॉस के हिसाब से जैसे जाना होगा वैसे जाना होगा, मैच थोड़ा टफ होगा फिर, और आपको टफ मैच को टफ तरीके से ही खेलना है और जीतना है। तो गुड लक टू पाकिस्तान। मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस मैच के बाद अगर हम विक्टोरियस निकले तो हमारी क्रिकेट में जो झटके लगे हैं ना इस एशिया कप को लेके, कि हम 3 मैच इंडिया से हारे, बड़ी बात हुई, बड़ी लान तान हुई पाकिस्तान के ऊपर, ये जो दाग है ना, ये धुलेंगे तो धुलेंगे। आप बहुत ऊपर आ जाओगे टेस्ट मैच में, बहुत ऊपर आओगे आप। एक इतना बड़ा स्टेटमेंट जाएगा ना आईसीसी में कि भाई आप 2 टियर सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लो जी आपकी पहली टियर की टीम जो टॉप पे है, जिसने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उसको सबसे नीचे वाली टीम ने मार दिया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। तो मैं ये एक्सप्रेस हुआ करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए अच्छी हों। और कल का मैच का पहला दिन जो है ना वो टोन सेट करता है यार। पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी टर्न अराउंड नहीं करती, हम लोग बस जो पहले दिन टोन सेट करते हैं ना, हम वही करते हैं आगे पूरे टेस्ट मैच में। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 दिन मैच कहीं और हो और 2 दिन हम उसको कहीं और ले जाएं, ये नहीं होता। हम हमेशा जो पहले दिन टोन सेट करते हैं हम वही फॉलो करते हैं आखिरी दिन तक। ये हमारा तरीका है खेलने का। दूसरा अपसेट कर देता है हमें, हमें अपसेट करना नहीं आता, हम सिर्फ स्टार्ट पे चलते हैं। अगर हमारा स्टार्ट अच्छा हो गया हमारे चांसेस हैं हम जीत जाएंगे। हमने जब भी ज़िंदगी में कोई भी ट्रॉफी जीती है उसमें हमेशा अच्छा स्टार्ट लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बुरा खेला हो और दोबारा मैच में वापसी आ गए, ऐसा कभी नहीं किया हमने। तो हमारी हिस्ट्री नहीं कहती है ये। तो हमें उसी पे स्टिक करना चाहिए कि भैया आपने अगर आप बॉलिंग में जाते हो तो अच्छा स्टार्ट लो, जल्दी विकेटें गिराओ, कम स्कोर पे रखो। 300 से अंदर स्कोर होना चाहिए अगर पहली इनिंग हो, और अगर बॉलिंग बैटिंग में आओ तो फिर 350 से ऊपर स्कोर लगाओ, जैसे पहले लगाया था 387 के आसपास। तो ये जो है वो गेम प्लान होना चाहिए। बैट्समैनों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ताकि अच्छी तगड़ी बैटिंग हो सके। अच्छा, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि हमने कल डिस्कस किया था, उसकी थोड़ी सी एक एक्सटेंशन है, आज उसको और डिस्कस करेंगे। जो तबाही हमने अपने उसमें हमारे ओडीआई क्रिकेट में फेरनी शुरू कर दी है, उस ओडीआई क्रिकेट का एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। आपका जो ओडीआई कप्तान है रिजवान, वो रिप्लेस होने जा रहे हैं। बाकी अगर मैं सही अल्फाज यूज़ करूं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो सैक होने जा रहे हैं। और जो आपके नए कप्तान बनने जा रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे। शाहीन शाह अफरीदी वो कप्तान है जिसको जब कप्तानी मिली थी और उसके पास से कप्तानी गई थी, तो शाहीन शाह अफरीदी ने खुद एज एन इंडिविजुअल बड़ा रिएक्शन दिया था इसके ऊपर, और मूड्स भी दिखाए थे अपने, ठीक है। वेयर एज अब मुझे जो डर लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि कहीं रिजवान अपने मूड्स ना दिखा दे,
क्योंकि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में रिजवान का फेट डिसाइड होगा ओडीआई का। सुनने में ये आ रहा है कि उसने ये बता दिया है कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन में से नहीं होगा तो यार फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कप्तानी करने के लिए, आप कप्तान किसी और को बना दो। ये उसने अपना मौकफ रखा है। और जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया में ऑलरेडी ये फैला दिया है, यानी लोगों के जहन में ऑलरेडी ये डाल दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गया या बन रहा है, जो भी कह लो आप। बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस होंगे, लेकिन जो मेन ऑप्शंस, जो सबसे बड़ा ऑप्शन लिया जा रहा है, जिसको कंसिडर किया जा रहा है, हमारा सोशल मीडिया पे पहले नैरेटिव बन चुका है ना इस चीज़ का। तो यही बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे कप्तान और रिजवान जो है वो कप्तानी से हट जाएगा। अब पहली तो चीज़ मैं ये दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इसका इम्पैक्ट कल के टेस्ट मैच पे ना आए। पहले तो मेरी तो ये दुआ है यार, ये टेस्ट मैच ना इम्पैक्ट हो जाए। ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त यार। खैर बहरहाल कर लिया है। तो मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ कि कल का ये टेस्ट मैच, क्योंकि अब एक मिसाल के इसको यूँ ले लो ना कि कल फर्ज करोगे रिजवान की बैटिंग आ जाती है और दूसरी तरफ जो है वो मीटिंग होने वाली है कोच की, सेलेक्टर की, चेयरमैन की, कि जी कप्तान कौन होगा। तो एक बंदा कहाँ पर सोच रहा होगा, मैं अगर अपने आप को रखूँ एक पोजीशन पे कि यार मेरा कल टेस्ट मैच है, ठीक है, और कल मेरी जिंदगी में एक और फैसला होने जा रहा है कि मैं कप्तान होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मेरा जहन कहाँ होगा? मैं तो बढ़ जाऊंगा ना यार, मैं वो भी सोचूंगा, मैं ये भी सोचूंगा, मैच थोड़ी सोचूंगा। और दूसरी बात ये है कि तो मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ कि रिजवान इस पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट शो ना करे यार, अपनी क्रिकेट खेले, वरना इस चक्कर में हमारा टेस्ट मैच लगेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे इस चीज़ का भी खौफ है कि ये हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ये कभी नहीं सुधरेगा भाई, कभी यहाँ पे नहीं सुधारा है बता सकता हूँ। हम वो लोग हैं जिन्होंने ये बात एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की हुई है, सारे क्रिकेटर्स ने, एनालिस्ट ने, सोशल मीडिया पे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, जर्नलिस्ट ने, सब ने ये बात की हुई है कि रिजवान जब बाबर को दोबारा कप्तान बनाया था और शाहीन को कप्तान हटाया था, तो इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट आई थी, वो रिफ्ट क्रिएट ही पीसीबी ने खुद की थी इस फैसले के बाद। ठीक है, क्या हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद एक और रिफ्ट क्रिएट होने वाली है? क्या कर रहे हैं हम लोग अपने बोर्ड में यार? मैं ये कह रहा हूँ इन बेचारों का क्या कसूर है कि जो ये इन इन सबको आपने पहले तो एक कप्तानी की रेस में दौड़ा दिया है, हर इंसान को कप्तानी का कैंडिडेट बना दिया, ठीक है, और फिर कैंडिडेट बनाने के बाद कभी इसको आगे करते हैं, कभी इसको आगे करते हैं, और यूं यूं कर करके यूं यूं कर करके उन लोगों को आपस में आपने लड़ा। आपको नहीं फर्क पड़ रहा, आप तो बैठे हो आराम से, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबकी पोजीशन तय हैं, अपनी जगह स्टेबल हैं। लेकिन अगर किसी की पोजीशन तय नहीं है तो वो कप्तान और जो प्लेयर्स हैं उनको आपने ऊपर नीचे कर करके उनमें आपस में रिफ्ट लगा दी। अगर फर्ज कर लो कि ये एक रिफ्ट और जमा शुरू हो जाती है शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान के बीच में, तो रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी में अगर रिफ्ट होती है तो बाबर आजम की भी शाहीन शाह अफरीदी से रिफ्ट रही है, शायद अभी भी हो। तो क्या फिर ग्रुप्स बनेंगे? अच्छा, आपके पास इमाम भी खेल रहा है, इमाम का किसको सपोर्ट करेगा? वो तो उसी साइड जाएगा जहाँ बाबर होगा, बाबर का दोस्त है वो। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या कर रहे हो यार आप लोग, क्यों आपस में लड़कों को लड़वाने के लिए इस तरीके की चीज़ें निकालते हो? कौन सा कोई अभी वर्ल्ड कप सर के ऊपर रखा हुआ था कि आज ही फैसला होना था कि यार ओडीआई का कप्तान तो इसी को बनाना है? क्या इससे ऐसा क्या गेन निकाल लोगे आप? मुझे तो इससे गेन कम, इससे नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा है। और नुकसान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान जो इससे होगा, वो जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है आपकी आपका जो आपका जो टीम का जो एक अच्छा कल्चर सा नज़र आ रहा था एशिया कप के अंदर,
जहाँ लड़के लड़ने को तैयार थे, हराने को तैयार थे, बस थोड़ा बैटिंग में वीक हुए, लेकिन एकजुट होके लड़ तो रहे थे, वो चीज़ हिल जाएगी। पहली तो चीज़ ये है नुकसान। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जब छुरी चलती है ना, तो फिर ये देखा नहीं जाता कि इंसान काबिल है या नहीं है। मुझे डर एक ये भी लग रहा है कि क्या हम ओडीआई से शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी हटा, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर क्या रिजवान को एज अ प्लेयर भी हटा देंगे? क्योंकि इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं, उस्मान खान वगैरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, हसीबुल्ला आ रहे हैं, और हसीबुल्ला की को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। रोहिल नज़ीर को टेस्ट मैच में इंट्रोड्यूस किया गया। रोहिल नज़ीर आ गया टेस्ट मैच में, क्यों आ गया? समझो, आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करो कि रिजवान का रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है, आप तैयार करो। रिप्लेसमेंट तैयार करना कोई 7 प्लेयर्स को तैयार करने में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल सारा ये है कि अगर ये इसलिए किया जा रहा है कि एक मेन प्लेयर को हम उठा के बिल्कुल ट्रैश कर देंगे, तो यार ये तो उस बंदे के साथ ज्यादती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी ओडीआई क्रिकेट में सबसे अच्छा कीपर कौन है? यानी विकेट कीपिंग भी तो एक शोबा है ना, बैटिंग तो चलो है, विकेट कीपिंग के शोबे में सबसे अच्छा विकेट कीपर जो कि सबसे कम एरर्स करता है वो कौन है? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को भी बात भी मत करना, उसको तो मेरा ख्याल है अगले 10 साल और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। स्टंप्स छोड़ने वाले बंदे को क्या समझाया जाएगा यार। तो आपका सबसे अच्छा कीपर अभी रिजवान है, ठीक है? तो अगर रिजवान और शाहीन के बीच में रिफ्ट क्रिएट हुई तो आप क्या करोगे? आप उठा के रिजवान को बाहर फेंकोगे, ठीक है ना? क्योंकि यही तो हम इज्जत देते हैं अपने प्लेयरों को, यही तो इज्जत होती है जिसको हम देते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जो है वो भाग भागे। आधे से ज्यादा लोग जो है वो अपनी क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर खत्म करके निकल गए, अमेरिका निकल गए, कोई इंग्लैंड निकल गया, और जाके वहाँ पे छोटी छोटी काउंटीज से खेल रहे हैं, छोटे छोटे क्लब से खेल रहे हैं, वहाँ उन क्लब से खेलना प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि जब हम एक बंदे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ना कि हम उसके ऊपर ये प्रेशर डालें कि भाईजान अब तू ओडीआई का कप्तान है, तू ही है, निकालेंगे नहीं अब हम। इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी इतनी व्यूअरशिप, इतना अटेंशन तेरे ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है ना? तू जब तक हमें 2027 की ट्रॉफी लाके नहीं देगा, हम तो तेरे भाई नहीं हटाएंगे। होना तो ये चाहिए, लेकिन हम क्या है, हम बंदे को साफ करने में लगे हैं। इसको हटा के फेंको यार किसी तरीके से बाहर। कोई रीजन बना दो, रीजन बनाना तो मैं तो मास्टर कॉम है, कोई भी रीजन बना दो किसी को भी और उठा के फेंक दो बंदा। तो मैं ये, एक तो ये चीज, दूसरी एक और चीज मैं समझ कैलकुलेट कर रहा था मैं अपने जहन में कि जब ओडीआई का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बन जाएगा, तो शाहीन शाह अफरीदी क्या अपने ओडीआई के मैचेस छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो अगर ओडीआई के पूरे मैचेस खेलेगा तो फिर कहाँ छोड़ेगा? टेस्ट में छोड़ेगा और ओडीआई और टी20 छोड़ेगा, यही करेगा ना। क्योंकि देखो, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये वो प्लेयर नहीं है जो पूरी तरह फिट है, ये वो प्लेयर है जिसे रेस्ट की जरूरत। जैसे हम प्रीटी मच बुमराह को यूज करते हैं, वो अपने बड़े मैचेस में, अभी देख लो आज ओडीआई मैच हुआ, बुमराह को नहीं खिलाया उन्होंने, ओडीआई स्क्वाड में रखा ही नहीं है उसे, उसे टी20 स्क्वाड में रखा है। हालांकि वो तो 3 फॉर्मेट बॉलर है, लेकिन उसको क्यों रखा है वो टी20 में, ओडीआई में नहीं रखा? वो इसलिए नहीं रखा कि उसे वो सिर्फ वो स्पेसिफिक उन चीजों में यूज करना चाहते हैं जिसका आगे वर्ल्ड कप लगा हुआ है, ठीक है ना? ताकि बंदा भी इंजर्ड ना हो और उसकी स्पेसिफिक्स और उसकी जो खास स्ट्रेंथ है उसमें हम फायदा भी ले लें सीरीज के अंदर। तो 5 मैचेस की टी20 सीरीज में बुमराह को रख दिया, और ओडीआई में जो है वो उसको पुल आउट करा लिया, बड़ी क्रिकेट में नहीं खिला रहे उसे, ताकि उसको वर्ल्ड कप के अंदर यूज कर सके और वो फ्रेश रहे उसमें। तो ये प्लानिंग होती है। अब मैं कह रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी इज प्रीटी मच लाइक बुमराह। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलिंग वैसे करता है, लेकिन उसकी फिटनेस क्वेश्चन मार्क हो जाती है, ये हम सबको पता है, ठीक है? और फिर वो चीज, वो बेशक वो बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ मैनेजमेंट में कोई नहीं बोलता, उसकी पेस में दिख जाती है। जैसे ही उसकी पेस 5 5 किलोमीटर ड्रॉप होती है, पता चल जाता है ये फिट नहीं है। ये बताने की जरूरत थोड़ी है, इतने समझदार तो है ना कि हम देखते हैं, हम समझ में आ जाती है कि यार ये तो
5 किलोमीटर कम कर रहा है बॉल, बस ये नहीं है, फिट नहीं है, इसका जोर नहीं लग रहा, क्लियर हो जाती है सारी की सारी कहानी। और जहां वो फिट होता है तो दुबई और अबू धाबी जैसी पिचेस पे वो 145 निकालनी शुरू कर देता है वो। अब अबू धाबी की पिच पे पेस निकालना आसान नहीं है, लेकिन वो वहां पे 140 142 बॉल कर रहा था। तो बात ये है कि सब नजर आ जाता है यार वो। अब क्या वो, अगर वो ओडीआई पूरा खेलेगा तो क्या वो T20 कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो T20 अगर कॉम्प्रोमाइज करेगा तो T20 का तो वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है आगे। तो ये किस अरस्तू ने फैसला लिया है यार, समझ नहीं आई बात मुझे। यानी वो प्लेयर जिसे खुद मैनेजमेंट की जरूरत है उसे ही मैनेजर बना दिया और वो अब दूसरों को मैनेज करेगा। उससे अपना आप भी मैनेज हो रहा है यार, उसकी अपनी फिटनेस उससे मैनेज नहीं हो रही है, और उसको मैनेजर बना, उसको टीम का कप्तान बना दिया कि वो दूसरों को मैनेज करेगा। कप्तान जब बाबर आजम कप्तान बना था अमेरिका में, जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें याद है ना बाबर आजम के साथ जो है वो कितने प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उसकी टीम, इवन 2023 वर्ल्ड कप जो था, जो इंडिया के अंदर हुआ था, टीम कितनी खिलाफ हो गई थी उसके। और रीजन क्या था? शाहीन शाह अफरीदी हटा था कप्तानी से, उसके बाद एक रिफ्ट लग गई थी टीम के अंदर। बाबर आजम की साइड पे नहीं ला रहे थे लोग, उसका साथ नहीं दे रहे थे। बोर्ड ने कप्तान बना के भेजा है और उसके साथ खड़ा कोई नहीं हो रहा था। ठीक है ना? डरो भाई उस टाइम से कि कहीं शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ये ना हो जाए कि वो ओडीआई में खेलने आए और लोग उसके साथ खेलने से इनकार कर देंगे, नहीं भाई हमें नहीं खेलना है यार, ये कोई कप्तान है। क्योंकि ये भी ऐसे झटके से आ रहा है ना, जिस झटके से बाबर आया था वापसी, उसी झटके से ये भी आ रहे हैं। कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि इस सीरीज में अभी टेस्ट मैच के बीच में कप्तान बदलना जरूरी हो गया था ओडीआई का? चलो T20 की कोई बातचीत होती तो समझ में आती, मैं T20 का चेंज करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बातचीत होती तो बात समझ में आती कि हाँ जी कोई अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, आगे आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, लिहाजा डिस्कशन करो उसको। लेकिन जो डिस्कशन है वो इस तरह नहीं हो रही। डिस्कशन इस तरह हो रही है कि ओडीआई के हिसाब में डिसाइड करना है। खैर बहरहाल, अब आप इस पॉइंट पर आ गए हो कि आपने जो है वो कल ये इस चीज़ का फैसला लेना है। मुझे बड़ा डर है कल के फैसलों से क्या नतीजा निकलेगा, और इस वजह से आपका मैच कहाँ जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है। आपका मैच कहाँ जाने वाला है इससे? दुआ करना कि ये जो फैसला आपने लिया है कैप्टनसी का, ये कहीं आपका टेस्ट मैच ना लगा दे, बस ये दुआ कर लेना। और मैं वही वाली बात, कल वाली बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सलमान अली आगा, आप अपनी खैर मना लो। मेरा जहाँ तक जहन जा रहा है, ये लोग फुल कैप्टन, ये 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाने के मूड में है शाहीन शाह अफरीदी को। जिस तरह से ओडीआई में उतारा है ना, बेढंगे तरीके से उतार रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये बेढंगे तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको अगर कोई चीज सेव कर सकती है, दैट इज विक्ट्रीज इन T20s एंड योर ओन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इसको भाई नीचे नीचे नहीं लगने देना। और तीसरी चीज, अपनी जो 11 सेलेक्ट करोगे कोच के साथ, भाई वो आपकी 11 होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। वरना जिस तरीके से रिजवान को 11 दे दे के हरवाया है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में 11 दी, हरवा दिया, न्यूजीलैंड में 11 दी, हरवा दिया, वेस्ट इंडीज में 11 दी, हरवा दिया, उसके बाद कह दिया जी कप्तान ही खराब है। तो ये चीज कहीं आपके साथ ना होना शुरू हो जाए, केयरफुल हो जाना। और बहुत बेहतर होगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही हो और आपकी आपकी नहीं चल रही है 11 के अंदर, तो यार सीरीज खेलने से पहले रिजाइन डाल देना। ये रिजवान वाला पॉइंट आने मत देना। इसमें 3 सीरीज देर की है और इंतजार किया है कि जी शायद मैनेजमेंट हमारे हिसाब से चलेगी, नहीं नहीं चलने को तैयार है यार। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ही जब आपको टीम दी थी और आपकी मर्जी के स्पिनर्स एंटर नहीं हुए, बाबर आजम को ऊपर कर दिया। बाबर आजम ऊपर खेलता ही नहीं था, वो तो नीचे, रिजवान किसी कभी भी नहीं खिलाता उसको ओपनर। ये आकिब जावेद का फैसला था कि जी ऊपर खिलाना है सर में उसको, आपका बाबर आजम को।
तो बाबर आजम को ऊपर कर दिया, नीचे स्पिनर 2 शॉट कर दिए, जहां 3-3 4-4 स्पिनर खिला रही है इंडिया, ठीक है ना। बाकी सारी टीमें भी 2-2 स्पिनर लेके आई हैं, अफगानिस्तान 3 स्पिनर लेके आई है। आप अपनी होम में खेल रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी और आपने एक स्पिनर खिलाया, वो भी पार्ट टाइमर, ठीक है। उसी वक्त खड़ा हो जाना चाहिए था रिजवान को कि मैं नहीं बनता भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान, आप किसी और को कप्तान बना दो। आपका जो इज्जत और रुतबा है ना वो यहाँ चला जाता रिजवान भाई, यहाँ जाता यहाँ। आज आप 2 सीरीज 3 सीरीज खेल गए, ठीक है, मैचेस लगवा दिए, 2 अच्छी सीरीज भी खेले हो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद जो बुरी सीरीज खेली है, उन बुरी सीरीज के बाद आज आपको ख्याल आया कि आप बोलो यार मुझे अगर मेरी टीम नहीं मिली। तो भाई ये तो पहले दिन बोलना था तुम्हें, पहले दिन बोलना था। आप अच्छे कप्तान हो, लेकिन जो आपने किया वो ठीक नहीं है, आपकी तरफ से भी गलती है। इतना इंतजार किया सच बोलने के लिए यार, आज बोल रहे हो। पहले ही बोल के खत्म करते कहानी, क्या हो जाता, चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती। तो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और कप्तान बन जाता, आपकी इज्जत बाकी रहती भाई। आपको टीम से कोई नहीं निकाल सकता था चैंपियंस ट्रॉफी से, किसी की हिम्मत नहीं थी बीच में से निकालता। आप एज अ प्लेयर खेलते, अभी भी तो एज अ प्लेयर ही खेलोगे। उस वक्त बोल देते कि यार मैं एज अ प्लेयर खेलता हूँ, कप्तान शाहीन को बना दो यार, बोल देते उस वक्त, अपनी जान छुड़ा लेते, जान छुड़ा लेते अपनी भाई। टीम अपनी मर्जी की अगर नहीं है, अपनी 11 मर्जी की नहीं है, तो क्यों अपने कंधों पे बोझ बोझ लिया भाई 3 से 4 सीरीज का। आपने अपने साथ ज्यादती की है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 जगह गलत होगा पीसीबी, एक जगह आप भी गलत हो भाई, ये आपकी गलती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपने साथ ज्यादती आपने भी बहुत की है। खैर, बहरहाल अब जो भी हुआ, बस हम दुआ करते हैं कल का अच्छा टेस्ट मैच जाए और रिजल्ट्स बेहतर आए। और भाई कल का मैच जीतो यार। अभी ये ओडीआई ओडीआई को साइड पे करो यार, अजीब कोई मतलब हिला के रख दिया, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूँ नहीं, क्रिकेट बोर्ड नहीं है, चेस बोर्ड है भाई। यहाँ चेस बोर्ड होता है, इसको यूं कर दो सही हो जाएगा, उसको यूं कर दो सही हो जाएगा, इसको यूं कर दो सही हो जाएगा। ये हम यूं ही करते रहते हैं और सही कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तरह सही नहीं होती चीजें। चीजें कंसिस्टेंसी और प्लान से ठीक ठीक चलती हैं, जिसकी पाकिस्तान में कोई समझ और अकल नहीं है। जो लोग मीडिया पे बैठ के सच बातें करते हैं, बाद में वो पीसीबी के बोर्ड में घुस के वही हरकतें कर देते हैं जिस पे वो खुद एतराज कर रहे होते हैं। तो बस मैं दुआ करता हूँ कल का मैच हमारा अच्छा हो, और इस सारे ये जो क्योस मच गया है अफगानिस्तान का, टेस्ट ओडीआई ओडीआई का कप्तान, और ये T20 में बाबर खेलेगा या नहीं खेलेगा, इन सारे क्योस का कोई इम्पैक्ट ना पड़े यार मैच के ऊपर। टेस्ट मैच सही हो बस हमारा, बस मेरी ये दुआ है। बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।